अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किसी भी कौम की तरक्की में उसके तालीमी निज़ाम का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वैसे तो पाकिस्तान का पूरा तालीमी निज़ाम आप कह लें उसका भट्टा ही बैठ गया, लेकिन जो मेरी आज की वीडियो है वो फोकस करेगी सिर्फ हायर एजुकेशन पे। मैं कुछ गुजारिशात आपके गोशगुजार करना चाह रहा हूँ, पेश करना चाह रहा हूँ कि जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हमें अभी पाकिस्तान के अंदर एक तालीमी इमरजेंसी का नफाज करना पड़ेगा, अदरवाइज हम बहुत पीछे रह जाएंगे। मैं एक एक करके थोड़ा सा आपके सामने अपनी गुजारिशात पेश करना चाह रहा हूँ। जो सबसे पहली जो राय है वो ये है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फंडिंग है वो बहुत कम है। आप देख लें कि हमारे जीडीपी का तकरीबन 1 से 2% के दरमियान हमारी एजुकेशन में इन्वेस्ट हो रहा है। गवर्नमेंट उसके लिए फंडिंग दे रही है जो कि ना होने के बराबर है। इसको चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इसकी जो फंडिंग है वो इंक्रीज करे, कम से कम 5% कर दे, ज्यादा नहीं 5% तक कर दे तो मेरा ख्याल है कि हमारा काफी हद तक काम जो है बेहतर हो सकता है। दूसरा जो मेरी सबसे ज्यादा जो आजकल फोकस है, जो मेरी बहुत ज्यादा उम्मीदें जिससे वाबस्ता है, वो है इंक्यूबेशन सेंटर्स का क्याम। जो हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उनमें न होने के बराबर काम हो रहा है। मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल इंक्यूबेशन सेंटर या स्टार्टअप सेंटर कायम किए जा सकते हैं, तो इस पे बहुत काम है। अच्छा, जो फंडिंग और ये इंक्यूबेशन सेंटर, इसके लिए ज़ाहिर फंडिंग चाहिए, तो इसमें जो गवर्नमेंट जो बहुत ज्यादा सौतेलू वालों का सलूक करती है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ करती है। अब यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उसको मैं तो समझता हूँ कि इक्वली फंड करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तालीमी इदारे हैं और दोनों ही तालीम के लिए काम कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें कोई पाकिस्तानी पढ़ रहे हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उसमें ज्यादातर कोई गैर मुल्की लोग पढ़ रहे हैं, नहीं, उनमें भी पाकिस्तानी पढ़ रहे हैं। आप जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट का फर्क ना करें। आप देखें कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो ना कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम हो रहा है लेकिन ना होने के बराबर हो रहा है, जितनी उनको फंडिंग मिल रही है उसकी तनासिब से ना होने के बराबर है। लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, एक तो वो स्ट्रगल कर रही हैं, और इस स्ट्रगल में अगर उन्हें गवर्नमेंट की फंडिंग मिल जाती है तो उनकी फीस पे जो बोझ है वो तो सारा स्टूडेंट्स को जा रहा है, वो कम हो जाएगा। अब देखें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो फीस है वो बहुत ज्यादा है, तो हालांकि वो काम भी बहुत अच्छा कर रही है लेकिन उसके लिहाज से फीस भी उनकी बहुत ज्यादा है। तो जब वो फंडिंग आएगी, रिगार्डलेस ऑफ प्राइवेट, जो पब्लिक और प्राइवेट के जो फर्क है उसके बगैर आएगा, तो ये जो फीस का बोझ है वो अल्टीमेटली स्टूडेंट से हटेगा। वो यूनिवर्सिटी को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन स्टूडेंट्स को उसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो इंक्यूबेशन सेंटर। अच्छा, जो तीसरी मेरा पॉइंट है वो थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज और जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे टेक्निकल एजुकेशन जो फराहम कर रहे हैं, मैं उनकी भी थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखें 3 साल का डिप्लोमा होता है और बहुत अच्छे लेवल का वो जो एसोसिएट डिप्लोमा कराते हैं बहुत नाइस होता है। उसमें आप देखें कि वो सिविल का कराते हैं, इलेक्ट्रिकल कराते हैं, आईटी कराते हैं, इवन लैंग्वेजेस सिखाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा। तो उसका जो करिकुलम है वो अपडेट होना चाहिए, वो इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको लेके उसके मुताबिक करना चाहिए हमें। क्योंकि मैंने पिछले इसी तरह मैंने बात की थी एक वीडियो में कि बहुत सारे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें बहुत रिडंडेंट किस्म का, बहुत पुराना किस्म का करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, जिसमें वो अगर वो ऑटो सिखा रहे हैं तो वो 76 मॉडल की वो डाटसन पे और इस तरह की जो गाड़ियां उनके इंजन खुलवा के उनको सिखा रहे हैं। अब EFI का दौर, बल्कि EFI भी आप पीछे कर लें, अब इलेक्ट्रिक कार्स का दौर है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल EV जो आ गई हैं उन पे आप उनको सिखाएं, उनको लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं उनसे आशना कराएं, उनको वो ट्रेनिंग दें। फिर इस तरह IT के हैं, IT की लैब्स उनको बेचारों को अवेलेबल नहीं होती। और मैं एक इंस्टीट्यूट में इसी तरह मैंने चक्कर लगाया तो वहाँ पे लैब में जो था वो कंप्यूटर्स के ऊपर डस्ट पड़ी हुई थी। तो मैं कहा जी आपके यहाँ IT की क्लासेस नहीं होती? उन्होंने कहा जी बिल्कुल होती हैं। तो मैं कहा ये लैब इस्तेमाल नहीं हो रही, ये तो कंप्यूटर्स पे डस्ट पड़ी है। तो वो कहते हैं कि यार ये स्टूडेंट जो है ना वो कंप्यूटर खराब कर देते हैं, इसलिए हम उन्हें लैब में नहीं आने देते। तो मैं कहा जी सुभान अल्लाह, देखें ये अप्रोच है कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर लैब इस्तेमाल नहीं करेंगे तो IT सीखेंगे क्या? वो क्या सीख रहे हैं ये आई डोंट नो ये क्या। बहरहाल इसमें जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसको लेना चाहिए। और यूनिवर्सिटीज भी, मैंने आपको बताया कि पिछले दिनों एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बताया जी कि उनकी खातून पढ़ रही हैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, और सॉरी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में, और वहां पे उनको IT की डिग्री में उनको CD बर्निंग सिखाई जा रही है। मतलब CD बर्निंग, अब
कौन सा दौर जा रहा है और सीडी बर्निंग उनको सिखाई जा रही है कि सीडी कैसे राइट करते हैं, उस पर कैसे डाटा डालते हैं। सीडी को खत्म हुए इतना अरसा हो गया, तो अब कौन सीडी इस्तेमाल करता है? अभी तो यूएसबी भी इस्तेमाल नहीं करते, सब क्लाउड पे चले गए हैं, तो बहुत लेटेस्ट किस्म की चीज़ें आ गई हैं। एनीवे, इस पे जो एक और चीज़ मैं आपको मैंने पहले भी बात की और अभी बात करूँगा, जो लैंग्वेजेस हैं वो लाजमी सिखाएं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर तो ऑलरेडी सिखाई जा रही है, लेकिन ज़्यादा चाइनीज़ पे बात हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि चाइनीज़ के साथ साथ इंग्लिश और चाइनीज़ हो रही हैं, और अरेबिक को भी सिखाना चाहिए। 3 लैंग्वेजेस मस्ट होनी चाहिए कि हर इंस्टीट्यूट इसको लाजमी प्रमोट करे, ताकि बच्चे जो हैं, आपको देखें कि जो स्पेशली टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में जो 3 साल का डिप्लोमा करके सबसे ज़्यादा जो खपत हो रही है वो हमारे अरब कंट्रीज़ में हो रही है। सबसे ज़्यादा जो हमारे एसोसिएट इंजीनियर्स हैं, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। तो उनको अगर अरेबिक आती है तो वो बहुत अच्छी जॉब ले सकते हैं। अच्छा, इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब जो चौथा पॉइंट है वो मेरा ये है कि जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, किसी भी डिसिप्लिन से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी के अंदर उसका डिपार्टमेंट है, उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसको इनवाइट करे कि वो उसमें रिसर्च एंड इनोवेशन में इन्वेस्ट करे। जो इंडस्ट्री और एकेडेमिया का जो गैप है वो बहुत बड़ा है। ये आपस में जब तक वो गैप खत्म नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसमें चाहिए उन्हें कि वो इंडस्ट्री जो है उसको इन्वाइट करे। ये गवर्नमेंट ही कर सकती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट कर सकती है। देखें, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट काम कर लिए, तो उसको चाहिए कि वो इंडस्ट्री को एकेडेमिया के साथ इन्वॉल्व करे। इसी तरह आईटी इंडस्ट्री, इसी तरह गेमिंग, मैंने आपको बताया था कि गेम डेवलपमेंट की जो कंपनीज हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ अब कोलैबोरेशन में आ रही हैं, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा इस पे काम होना है। इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो वो जब तक वो जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, इनके साथ जब तक वो लाइजन नहीं करेंगे, वो नहीं बताएंगे कि हमें डिमांड क्या है हमारी, उस वक्त तक यूनिवर्सिटीज़ का जो करिकुलम है वो अपडेट नहीं हो सकता। इसमें एक और जो पॉइंट है 5वां मेरा, वो ये है कि रिसर्च कल्चर जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो ना होने के बराबर है। जो रिसर्च करता है प्रोफेसर, उसको खड़े लाइन लगा दिया जाता है, और उसको आप देखें कि हर प्रोफेसर को इतने ज़्यादा कोर्सेज पढ़ाने के लिए दिए जाते हैं कि वो बेचारा रिसर्च पे फोकस ही नहीं कर पाता। जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिसर्च अगर कोई प्रोफेसर कर रहा है तो उसको कोर्स वर्क से वो जो है ना वो आज़ाद कर दिया जाता है कि ठीक है जी, अगर आप 4 कोर्सेज पढ़ा रहे हैं तो आप 2 पढ़ाएं या 1 पढ़ाएं, या अगर आपको बुक पे काम करें या बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप जो है वो कोर्स इस सेमेस्टर में या इवन 2 सेमेस्टर्स में आप पढ़ाएं ना, आप जो है वो रिसर्च पे फोकस करें, क्योंकि उन्हें पता है कि रिसर्च हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे कौम के लिए, हमारी नेशन के लिए, सोसाइटी के लिए कितनी अहम है। तो रिसर्च एनवायरनमेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और चीज़ है कि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो कोर्स है उसको थोड़ा सा अपडेट करने की ज़रूरत है। मैंने देखा है कि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स, चूंकि मैं खुद भी रिसर्च पढ़ाता हूँ, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो कोर्स दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है उसमें प्रैक्टिकल जो स्पेशली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना होने के बराबर है। जैसे रेफरेंसिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बहुत कम पढ़ाया जाता है। इसी तरह आपको डाटा कलेक्शन टूल्स जो हैं वो बहुत कम पढ़ाए जाते हैं, डाटा एनालिसिस टूल्स कम पढ़ाए जाते हैं। आपको प्रॉपर जो है SPSS का, एनवीवो का, स्टेटा का, आर का, इसी तरह ये जो सॉफ्टवेयर हैं डाटा एनालिसिस के, डाटा कलेक्शन के, वो आपको लाजमी सिखाने चाहिए। इट शुड बी पार्ट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स। तो ये आपको इस पे बहुत ज़्यादा, ये मैं अक्रॉस द बोर्ड सारी यूनिवर्सिटीज़ को एक पैगाम देना चाह रहा हूँ। अभी इसमें जो छठा पॉइंट है इसके बाद वो ये है कि जो बिजनेस प्लान्स हैं उन पे जो स्टार्टअप्स हैं, ये इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़ा हुआ पॉइंट है। ये वैसे 5वें पॉइंट पे होना चाहिए था, लेकिन मैं छठे पे ले आया इसको। तो लिखते हुए ज़ाहिर है वो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है जो आपके ख्याल में आता है। अब जो बिजनेस प्लान कंपटीशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के पास आइडियाज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या टेक्निकल कॉलेजेस के जो बच्चे हैं, उनके पास वो जो सीखते हैं तो वो अपना बिजनेस अगर करना चाहें तो उनके लिए बिजनेस प्लान कंपटीशन आप दें, ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं जॉब्स की बजाय। तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है, तो इसमें उनको बिजनेस प्लान कंपटीशन, ताकि वो जब वो बिजनेस प्लान कंपटीशन में हिस्सा लें तो वहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स को आप इनवाइट करें, एक्सेलरेटर्स को इनवाइट करें, बैंक्स को इनवाइट करें, जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं उनको इनवाइट करें, ताकि वो लोग इस आइडियाज़ को सुन के इनमें इन्वेस्ट कर सकें। उनमें से सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल वो बिजनेस प्लान नहीं भी जीतता वो बच्चा, लेकिन वो ऐसा बिजनेस प्लान है जो बिल्कुल डिफरेंट है और किसी इंडस्ट्री को डायरेक्टली केटर कर रहा है, तो इंडस्ट्री हो सकता है वो ना भी जीते तो उसमें इन्वेस्ट
انویسٹ کر دے. تو یہ کمپٹیشن بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز یونیورسٹیز کالجز میں یہ ہونی چاہیے. جو آخری پوائنٹ ہے میرا 7واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کمپریہنسو فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز لانچ ہونے چاہیے. مجھے پتا ہے کہ بہت سارے فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز آلریڈی چل رہے ہیں لیکن وہ انف نہیں ہے. ہماری فیکلٹی کو بہت زیادہ پرابلمس ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ ایک جو ہے وہ ریسرچ کیسے کرانی ہے, انہیں نہیں پتا کہ سپروائز کیسے کرنا ہے تھیسس کو. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایم ایس پی ایچ ڈی کے ایم فل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بغیر تھیسس کیے ہوئے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لٹک رہے ہیں اور ان کی تعداد ہزاروں میں ہے, بہت بڑی تعداد ہے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں لاکھوں میں ہوگی, شاید میرے نالج تک ہزاروں میں ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو جن کا گریوینس ہے کہ سپروائزر ان کو ٹائم نہیں دے رہے یا سپروائزر جو ہیں ان کو گریوینس ہے کہ اسٹوڈنٹ وہ نہیں کر رہا. تو یہ دونوں طرف سے گیپس ہے. تو وہ ان کو پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے کہ کیسے ریسرچ کو سپروائز کرنا ہے, کس طریقے سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پیش آنا ہے اور اپنا جو کورس ہے اس کے ڈلیوری میکانزم کیا ہونے چاہیے, اس کی جو فلسفی ہے ٹیچنگ فلسفی اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے کہ کس ٹیچنگ فلسفی کے تحت اس کو ٹیچ کرنا چاہیے, کس طریقے سے اس کو انٹریکٹیو اپروچ اپنانی چاہیے, اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ انوالو کر کے ٹیچنگ کرنی چاہیے, کس طریقے سے وہ اسٹوڈنٹس کو انگیج کر کے نئے نئے آئیڈیاز کو کریٹیکل تھنکنگ ان کی جو ہے امپروو کر سکتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کے تھرو ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ہاں نہیں ہو رہی ہیں, بہت کم ہو رہی ہیں, نہ ہونے کے برابر. تو اس کو بہت زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. تو یہ تھے آج کے میرے 7 پوائنٹس جو کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے گوش گزار کر سکوں تاکہ پاکستان میں ابھی جو سچویشن ہے, آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال جو فلڈ آیا وہ بہت زیادہ شدید قسم کا فلڈ تھا. پچھلے سال تو نہیں, اس سے پچھلے سال ابھی 24 آ گئے. تو جو فلڈ تھا اس کی وجہ سے بھی مزید 20 لاکھ سے زیادہ بچے جو تھے وہ آؤٹ آف اسکول ہو گئے تھے. پہلے ہی تقریباً 2.5 کروڑ جو ہے نا 25 ملین تعداد تھی ان کی آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی, اس میں جو ہے وہ 2 ملین اور شامل ہو گئے. تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ بری سچویشن ہے پاکستان کے اندر ایجوکیشن کی. تو میں چونکہ ہائر ایجوکیشن سے وابستہ ہوں تو میں تو اسی کے بارے میں بات کروں گا کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ کسی بھی کنٹری کا بیک بون ہوتا ہے, اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. اگر ہم اس میں یہ ایمرجنسی نافذ کر کے فنڈامنٹل چینجز جو ہے اگر لا سکیں تو اپنے ملک کے لیے بہت بڑی خدمت ہوگی. اور میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.